तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस का क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में हम लोग आज लोकवित्त का महत्व वर्तमान में 4 परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में अगर हम लोग चर्चा करें तो क्लास नंबर 1 में हम लोग लोकवित्त क्या होता है और इसके बारे में हम लोग जाने थे और लोकवित्त से संबंधित ये जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हम लोग देखे थे। जो कि आपका लोकवित्त है और आपका राजकोषीय नीति है, इन दोनों में क्या संबंध है इनके बारे में भी हम लोग देखे थे। इसके अलावा हम लोग लोकवित्त का जो इतिहास है ये हम लोग देखे थे, इतिहास यानी कि विकास इसका। इस विकास को हम लोग 3 चरण में बांट के पढ़े थे। प्रथम चरण पूंजीवादी का या फिर उदारवाद का काल। दूसरा चरण हम लोग पढ़े थे जो कि आपका है यहाँ पे दूसरा, देखिए पहला चरण जो था वो आपका पूंजीवादी का काल था, है ना। दूसरा चरण जो होता है वो आपका लोक कल्याणकारी होता है राज्य का, इसमें कॉन्सेप्ट। तीसरा चरण में आपका जो है वो वैश्वीकरण का काल होता है। इन तीनों चरणों के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लोकवित्त को जो हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़े थे, एक आपका लोक राजस्व, एक आपका लोक व्यय, है ना। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है आपका लोक उधार भी। तो लोकवित्त हम लोग लोक राजस्व, लोक व्यय और आपका लोक उधार इन तीनों में बांट कर पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बता दिया गया था। सेकेंड क्लास में हम लोग लोकवित्त का देखो कि मतलब कि भारत में लोकवित्त का जो है स्रोत के बारे में जाने थे, जो कि जाने थे टोटल 8 गो स्रोत हैं। पहला स्रोत था आपका वो था कर संरचना, है ना। दूसरा स्रोत था दूसरा स्रोत था आपका लोक बचत, जिसको सरकार की चल अचल संपत्तियां भी कहते हैं। तीसरा स्रोत था आपका लोक उधार, ठीक है ना। लोक उधार भी 2 तरह से, घरेलू लोक उधार, एक आपका विदेशी लोक उधार, ये भी जाने थे। उसके बाद हम लोग चौथा देखे थे पूंजीगत राजस्व या फिर लोक उपक्रमों से प्राप्त आय। चौथा देख लेते। पाँचवा देखे थे हम लोग विदेशी पूंजी का अंतर प्रभाव। छठा स्रोत देखे थे शुद्ध निर्यात या फिर जो अधिशेष भुगतान संतुलन होता है या फिर व्यापार संतुलन होता है, उसकी बात कर रहे थे। सातवां देखे थे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA इसको। और आठवां हम लोग देखे थे घाटे का वित्त प्रबंधन। तो ये टोटल 8 स्रोत है जिसके माध्यम से भारत में लोकवित्त का प्रबंधन होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारत में जो है वो लोकवित्त की विशेषताओं के बारे में जाने थे कि लोकवित्त की ये क्या क्या विशेषता है। ये विशेषता आपका 5-6 नहीं, मतलब टोटल 12-13 को विशेषता हम लोग देखे थे। ये देखिए 10 तो इधर है और आपके इधर 11-12-13 को, तो टोटल 13 को टोटल हम लोग विशेषता देखे थे। अगर 13 को विशेषता का अगर आप 13 को कीवर्ड याद रखिएगा तो आपका ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा फिर। उसके बाद हम लोग कल की उसी के पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्लास नंबर 3 में ही कि लोकवित्त का क्या महत्व होता है वो हम लोग जाने थे। लोकवित्त का महत्व हम लोग जाने थे विकसित देशों में क्या है, अल्प विकसित देशों में क्या है, इन सभी के बारे में जाने थे। फिर इंडिया में लोकवित्त का महत्व यानी कि भारत में लोकवित्त में जो लोकवित्त है इसका महत्व बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण हम लोग जाने थे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे आज की क्लास में कि वर्तमान समय में जो है वो आपका लोकवित्त का जो महत्व है आपका वर्तमान समय में वो देखते हैं। बहुत महत्व है लेकिन 4 ठो मेन है। तो वर्तमान समय में लोकवित्त के महत्व जो है वो आपके 4 ठो इंपॉर्टेंट है। 4 गो कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिए। पहला है आपका आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व। तो पहला महत्व क्या है, तो आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। वहीं अगर दूसरा देखें तो हम लोग देखते हैं दूसरा कि आपका उत्पादन के साधनों के वितरण में लोकवित्त का महत्व। पहला क्या देखें हम लोग, तो हम लोग पहला देखे थे आपका कि रुकिए, पहला देखे थे हम लोग आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व। दूसरा देखें हम लोग उत्पादन के साधनों के वितरण में महत्व, इसके बारे में पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। तीसरा महत्व की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका आर्थिक स्थिरता में लोकवित्त का महत्व, यह है तीसरा नंबर। इसके बाद चौथा नंबर की बात करें, ये छोटा सा है, वो है आपका संसाधनों के वितरण में भी लोकवित्त का महत्व। तो वर्तमान समय में लोकवित्त के 4 महत्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में, उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण या फिर वितरण में, आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में लोकवित्त का महत्व है, फिर आपका संसाधनों के वितरण में भी लोकवित्त का महत्व है। तो ये 4 को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग चारों के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं ना, और कोशिश करेंगे ये चारों हम लोग आज की क्लास में ही कंप्लीट कर दें, है ना। ज़्यादा भटकेंगे नहीं, सिंपल पढ़ते हुए आगे चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व जानेंगे। तो आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व ये पहला है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये वितरण ओनली स्टेट के द्वारा होता है बिकॉज स्टेट का मेन पर्पस होता है आपका लोक कल्याणकारी। कहने का अर्थ क्या है वो देख लीजिए। आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण, ये जो पुनर्वितरण है ये केवल राज्य के द्वारा किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा किया जाएगा।
और ये राज्य के द्वारा ही सुचारू रूप से किया जाता है, हम सभी को पता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि राज्य का जो है मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट का स्थापना करना है। ये सरकार का जो है वो काम है। तो आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण कौन करता है? तो राज्य करता है। ये समझ में आ गया? आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखिए, मार्केट के द्वारा आय एंड परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण सुचारू ढंग से नहीं किया जा सकता है, बिकॉज मार्केट जो है वो प्रॉफिट प्लस संपत्ति जो है एकत्रीकरण यानी कि पैसा का इसकी संकल्पना पर वो कार्य करती है। क्या है वो? देखो, हम लोग जानते हैं आय और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण केवल राज्य करता है, क्योंकि राज्य चाहता है कि जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना हो सके। बाद में देखते हैं कि बाजार के द्वारा आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण सुचारू ढंग से नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि बाजार जो है वो लाभ एवं संपत्ति एकत्रीकरण यानी कि पूंजी एकत्रीकरण, संपत्ति एकत्रीकरण को ही कहते हैं पूंजी एकत्रीकरण, इसकी संकल्पना पे काम करता है। अगर हम दुकान चलाएंगे तो हमारा सिंपल सा फंडा होगा कि हमको लाभ कमाना है, हम कल्याण करने के लिए नहीं जाएंगे। तो कल्याण कौन करेगा? हम चाहेंगे कि हम रोड बनवा दे, बिजली का व्यवस्था करवा दे, पार्क बना दे, ये सब काम हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते। हमारे पास पैसा भी आ जाएगा फिर भी हम लोग ये सब काम नहीं करते, क्योंकि ये सब जो काम है ये हम लोग जो है कोई भी काम करेंगे उसमें हम लोग का लाभ रहेगा तभी करेंगे। तो मार्केट जो है यानी कि बाजार जो है वो लाभ एवं संपत्ति एकत्रीकरण की संकल्पना पे काम करता है। संपत्ति एकत्रीकरण यानी कि पैसा का एकत्रीकरण, पूंजी का एकत्रीकरण, इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है ना। तो इसलिए ये तो काम करेगा नहीं, कौन? मार्केट। आगे देखो, यहाँ बताया जा रहा है कि स्टेट के द्वारा पुनर्वितरण हेतु राजकोषीय नीति के अंतर्गत डिफरेंट वित्तीय टूल्स का उपयोग किया जाता है। क्या बोले हम वो देखो, अब कि राज्य जानते हैं कि राज्य जो है वो आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण करेगा, राज्य ही। तो बताया जा रहा है कि राज्य के द्वारा पुनर्वितरण हेतु राजकोषीय नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो राज्य ही कर रहा है, यहाँ पे स्टेट ही कर रहा है तो आय और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण, और इसके लिए जो है वो किसका उपयोग कर रहा है? तो इसके लिए वो राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का उपयोग कर रहा है। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है अलग अलग तरह के जो वित्तीय उपकरण है यानी कि जो फाइनेंशियल टूल्स हैं उन सभी टूल्स का उपयोग करता है तो आय का पुनर्वितरण करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका है पहला नंबर करारोपण, दूसरा अनुदान, तीसरा है वित्तीय सहायता, चौथा है ट्रांसफ़र पेमेंट, पाँचवा है राजस्व या फिर व्यय नीति। तो सरकार हम लोगों पर पैसा कैसे देता है? सिंपल से समझिए। तो सरकार हम लोग को पैसा लेता है या देता है कैसे? किस काम से कर रहा है ऐसा? तो सरकार जो है, राज्य जो है वो आय और जो परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण कैसे करता है? तो उसके लिए वो तो राजकोषीय नीति का प्रयोग कर रहा है, पहला चीज़। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत वो बहुत अलग अलग तरह के जो है वित्तीय जो है टूल्स यानी कि उपकरणों का यूज करता है। जैसे कि आपका पहला हो जाएगा करारोपण यानी कि टैक्सेशन, दूसरा हो जाएगा आपका अनुदान यानी कि ग्रांट्स, तीसरा हो जाएगा आपका वित्तीय सहायता यानी कि जो आपका फंड जो है हेल्प करेगा सरकार, चौथा हम लोग देखते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि हस्तांतरित भुगतान, जैसे कि पीएफ हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, इस तरह से पैसा हम लोग को सरकार दे रहा है ना, फंड का हस्तांतरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिंपल सी बात है। इसके अलावा राजस्व एवं जो है व्यय नीति, तो राजस्व नीति और व्यय नीति के द्वारा भी जो है सरकार वो आय का पुनर्वितरण करती है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि दूसरे शब्दों में फिस्कल पॉलिसी का जो मेन पर्पस होता है वो आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करके सामाजिक न्याय के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना करना है। देन इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोक वित्त के माध्यम से अंतर सामाजिक यानी कि एक ही वर्ग में सामाजिक एवं अंतर सामाजिक विषमता को कम करने का प्रयास करती है। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, ये आपका जो है वो हम लोग देखें आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण कैसे करता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बच्चा इसमें बहुत पूरा एकदम टेंशन में आ जाएगा कि इतना बड़ा टॉपिक है, इसको कैसे याद करेंगे। ये याद करना ही नहीं है, इसको आप समझिए। याद कीजिएगा तो आप भूलिएगा ही ना, याद कीजिएगा तो भूलिएगा ही। सिंपल आप इसको समझ लीजिए, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं है। आप अगर लिख तो आइए, लिखने का प्रयास कीजिए, बस यही चीज़ है। हम भी खुद परेशान होते हैं, लेकिन जब इसको समझिएगा तो फिर परेशान नहीं होइएगा। तो सिंपल सी बात है कि अभी हम लोग जाने कि दूसरे शब्दों में आप समझो कि राजकोषीय नीति के माध्यम से ही जो सरकार है वो क्या करता है कि राजकोषीय नीति का ही जो मेन पर्पस हम लोग जानते हैं। एक तरह से देखो कि जो आपका राजकोषीय नीति है इसका मेन पर्पस आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण करना है, और ये आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है इसको कम करने का प्रयास करती है।
तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जो है वो आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण करके सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है इसको वो कम करने का प्रयास करती है। और क्या करती है, वो सामाजिक न्याय को लाती है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ वो क्या करती है, तो समतामूलक समाज की स्थापना करती है। यानी कि उस समाज में कोई भी गरीब अमीर ये नहीं है, सब समतामूलक है, सब बराबर है, एक जैसा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये प्रयास तो करती है ना गवर्नमेंट, वो यहाँ पे बात की जा रही है। आगे देखो, अतः इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से यानी कि पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से अंतर सामाजिक और अंतरा सामाजिक विषमता दोनों को कम करने का प्रयास करती है। तो सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से लोकवित्त जो है मतलब कि राजकोषीय नीति के माध्यम से, लोकवित्त अलग है, राजकोषीय नीति अलग है। तो लोकवित्त का जब हम लोग उसको नीति के फॉर्म में देखेंगे तो वही आपका राजकोषीय नीति है। तो सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से तो क्या करती है, तो आपका अंतर सामाजिक और अंतरा सामाजिक विषमता, तो अंतर सामाजिक विषमता और अंतरा सामाजिक विषमता दोनों को कम करने का प्रयास करती है। अंतर सामाजिक विषमता यानी कि एक ही वर्ग के अंदर कोई अमीर है कोई गरीब है तो उसको बोलते हैं अंतर सामाजिक विषमता। फिर है आपका अंतरा सामाजिक विषमता, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, तो दो वर्ग है या फिर दो गो राज्य है, यहाँ पे पिछड़ापन को दूर करता है। तो इसके माध्यम से सरकार लोकवित्त के माध्यम से अंतर सामाजिक विषमता को या फिर अंतरा सामाजिक विषमता को ही कम करने का प्रयास करता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, समाज की इसकी जो है वो क्या करता है कि समाज का जो है मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम इसमें ये जोड़ने का प्रयास करती है। तो ये पहला चीज़ समझ में आ गया कि आय एवं परिसंपत्तियों के वितरण में लोकवित्त का महत्व। तो वर्तमान समय में लोकवित्त के 4 महत्वपूर्ण महत्व है। पहला है आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो हम बोले सो, इसको आप मात्र 2 से 3 गो कीवर्ड में इसको तैयार कर लीजिए, फिर आप इसको 1 से 2 बार केवल रिवीजन कर लीजिए। आप बताइए हमको क्या आप भूल गए हैं सो। बस इससे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर पैराग्राफ तक देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका मतलब समझिए कि 3 से 4 गो, मान लीजिए 5 गो ही कीवर्ड निकलेगा। तो 5 गो कीवर्ड से ही आप जो है इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, समझे। तो ऐसे ऐसे करके आपको आगे चलना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व कैसे है वो हम लोग समझ गए हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्या है वो देखिए। दूसरा जो महत्व है वो है आपका उत्पादन के साधनों के वितरण में लोकवित्त का महत्व। तो जो भैया आपका उत्पादन का साधन है इसके वितरण में भी लोकवित्त का बहुत ज़्यादा महत्व है। और लोकवित्त का महत्व कैसे है वो देख लीजिए। हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं क्लास 9 में भी, जब हम लोग पालमपुर की कहानी पढ़ रहे थे ना NCERT, तो उसमें आपका उत्पादन के साधनों के बारे में बताया जाता है। तो उत्पादन के साधन जैसे आपका भूमि है यानी कि लैंड है, जैसे कि आपका श्रम है यानी कि लेबर है, जैसे आपका पूंजी है यानी कि कैपिटल है, और जैसे आपका उद्यमशीलता है यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप है। यही जो है वो आपका, अगर उद्यमशीलता की बात करें, उद्यमशीलता यानी कि जो आपका इंटरप्रेन्योरशिप, यही आपका जो है वो स्वरोजगार है। उद्यमशीलता कहने का था आपका स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये सभी क्या है, उद्यम है, उद्यमशीलता है ये सभी। तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, ये सभी उत्पादन के 4 गो साधन हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ उत्पादन के 4 गो साधन भूमि, श्रम, पूंजी और आपका उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता जो है वही आपका स्वरोजगार है यानी कि स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया है। इसी में देखिए एक चीज़ एक करके पढ़ते हैं अब हम लोग। गवर्नमेंट लोकवित्त का प्रयोग उत्पादन के साधनों एवं अन्य साधनों, इसका ये न्यायोचित यानी कि इसका जस्टिसेबल वितरण करता है। कहने का अर्थ क्या है, देखो सरकार के द्वारा, जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि लोकवित्त का प्रयोग जो है वो उत्पादन के साधनों जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप एवं जो अन्य साधन होंगे, इन अन्य साधनों का और ये उत्पादन के साधनों का सभी का वो न्यायोचित वितरण करता है यानी कि जस्टिसेबल वितरण करता है। तो गवर्नमेंट जो है वो लोकवित्त का प्रयोग करके उत्पादन के साधन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी का, इंटरप्रेन्योरशिप को ही हम लोग स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जैसे कि स्टार्टअप हो गया, स्टैंडअप हो गया, याद रखिएगा। तो उत्पादन के साधनों और जो भी अन्य साधन हैं इन सभी का वो न्यायोचित यानी कि जस्टिसेबल वितरण करता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखिए, जनरली यानी कि सामान्यतः उत्पादन के साधनों का वितरण फिस्कल पॉलिसी एवं अन्य आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन
के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि श्रम सुधार कानून, भूमि सुधार कानून, औद्योगिक नीति, इन सभी के द्वारा। क्या हम बोले हैं वो आप हल्का सा समझ लीजिए। अभी बोले गए हैं आपको कि सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से, लोकवित्त का प्रयोग करके संसाधनों उत्पादन के जो साधन हैं 4 गो, इसके अलावा जो अन्य साधन हैं इन सभी का न्यायोचित वितरण करता है। और सामान्यतः यानी कि जनरली उत्पादन के साधनों का जो वितरण सरकार राजकोषीय नीति एवं अन्य आर्थिक नीतियों के द्वारा करेगा। तो राजकोषीय नीति को इम्प्लीमेंट कर दे या फिर जो सरकार अलग अलग नीति लाता है, पॉलिसी लाता है, उन सभी नीतियों पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से इसको ये पूरा करता है, उत्पादन के साधनों का वितरण। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो भूमि सुधार अधिनियम लाया, श्रम सुधार अधिनियम लाया, श्रम सुधार कानून या फिर लॉ लाता है, तो ये आपका लेबर को सुधारता है। लेबर को सुधारता कहने मतलब उन लोगों के लिए व्यवस्था करता है बढ़िया। भूमि सुधार कानून, इसके माध्यम से जो है वो लैंड का बेहतर तरीके से वितरण करता है। औद्योगिक नीति लाता है। हम लोग अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में भी औद्योगिक नीति आता है। झारखंड का भी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो झारखंड का औद्योगिक नीति 2001 में आया, 2012 में आया, इस तरह करके नीति आता है। और उस नीति में जो है वो आपका जो है उत्पादन के साधनों का ये वितरण सही तरीके से वहाँ पे करने का बात किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उत्पादन के साधनों का वितरण जो है वो फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से और अन्य जो है आर्थिक नीतियों के माध्यम से करता है, उसको इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट, जैसे कि श्रम सुधार कानून, भूमि सुधार कानून और आपका औद्योगिक नीति, ये तीनों समझ में आ गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है कि वैश्वीकरण के काल में अभी अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन के साधनों या फिर संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं एंड गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी प्लस पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण जो है वो वितरण करके मैक्सिमम उत्पादन को वो सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। सिंपल सी बात आप समझिए कि हम सभी के पास संसाधन जो है भैया वो सीमित है, सीमित संसाधन है। संसाधनों का हम लोग ना सतत पोषणीय विकास का जो है संकल्पना लाए हैं, कॉन्सेप्ट लाए हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाए हैं। क्योंकि हमारे पास जो है वो आपका संसाधन क्या है, सीमित है। तो जब भी आपके पास संसाधन सीमित होगा यानी कम होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको जो है वो ये करना पड़ेगा ना कि उसका जो है वो बेहतर तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो डैट कुड बी सस्टेन इन फ्यूचर, तो आप ऐसा यूज कीजिए कि वो जो संसाधन है वो आपके साथ बना रहे, वो नहीं कि आप ही जो है उस संसाधन का यूज करके उसको समाप्त कर दीजिएगा, तो ये तो फिर गलत बात है ना भैया। तो हम लोग जानते हैं कि जब आप लोग ये वैश्वीकरण का काल अभी जो आ रहा है आपका चल रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है 1991 के बाद, ऐसे में सभी जो अर्थव्यवस्थाएं इकोनॉमी है वहाँ पे उत्पादन के साधनों या फिर जो संसाधनों की कमी सभी में दिख रहे हैं। तो उत्पादन के साधन है ही नहीं लोगों के पास और संसाधनों की कमी है, जो संसाधन है वो सीमित है। लोगों के वांट्स एंड डिजायर तो असीमित है, अनलिमिटेड है, उन लोगों का इच्छा जो है कभी पूर्ति नहीं होगा। लेकिन आपको संसाधनों का तो बेहतर यूज करना पड़ेगा ना, अदरवाइज अगर आपके पास जो सीमित संसाधन है उसका भी आप यूज कर देंगे लगातार पूरा गड़गड़ा के, तो फिर तो आने वाले पीढ़ी दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम लोग जो है वो जैसे कि हम लोग नवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, इनका हम लोग बहुत ही बारीकी से यूज करते हैं। अगर हम लोग नवीकरणीय संसाधनों का अगर अभी यूज कर देंगे, कोयला का, इन सभी का यूज अभी कर देते हैं हम लोग सब कुछ, तो ख़त्म हो जाएगा ना फिर कोयला वगैरह। तो फिर इसलिए हम लोग जो है वो अनवीकरणीय संसाधनों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा जो उसकी तरफ जा रहे हैं, हम लोग पवन ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं, कि ताकि जो है हम लोग जो है नवीकरणीय संसाधनों के ऊपर जो है हम लोग निर्भरता कम किया जा सके। तो ये बताया गया है कि वैश्वीकरण के काल में सभी अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन के साधनों या संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार जो है ऐसे में लोकवित्त एवं राजकोषीय नीति के माध्यम से जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको वो सीमित जो है उपलब्ध संसाधन उसका विवेकपूर्ण तरीके से वितरण कर रहे हैं, ताकि जो अधिकतम से अधिकतम जो उत्पादन है इसको सुनिश्चित किया जा सके। समझ में आ गया यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इसके बाद देखिए, साथ ही साथ इकोनॉमी में होने वाले उत्पादन यानी कि जीडीपी इसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए और इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज का विवेकपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करके इकोनॉमी में उत्पन्न होने वाले आर्थिक समस्याओं जैसे कि इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको भी दूर करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। इस लाइन को भी आप समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं है, ये भी लाइन आपका बहुत छोटा है। इसमें बोला जा रहा है आपका कि
गवर्नमेंट चाहती है कि जो आपके पास सीमित सीमित जो उपलब्ध संसाधन है इसका वो विवेकपूर्ण उपलब्ध वितरण करती है, ताकि आपके पास जो है वो अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि अर्थव्यवस्था में जो होने वाला जो उत्पादन है, उत्पादन करने का मतलब जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको वो बढ़ाने का प्रयास करती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि आपका जो वस्तु एवं सेवाओं का जो है हम लोग विवेकपूर्ण तरीके से उसका वितरण करें। उत्पादन तो हम लोग बढ़ा देंगे भैया, लेकिन उसका वितरण भी सही से होना चाहिए। आर्थिक क्रियाएं की बात करें तो आपका उत्पादन है, वितरण है, उपभोग है, यानी कि प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड आपका कंजम्पशन है। तो आपका तीनों का सही से होगा, उत्पादन भी ठीक ठाक हो, वितरण भी ठीक ठाक हो और उसका उपभोग भी ठीक ठाक हो, तो फिर तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, वितरण सही से हो नहीं रहा है, जिसके पास किसी के पास ज़्यादा जा रहा है, किसी के पास कम जा रहा है, किसी के पास जबे नहीं कर रहा है, तो ये तो दिक्कत है ना फिर। तो ऐसे में समाज में समस्या उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन यानी कि जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और इसके अलावा उत्पादित जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है इसका वो विवेकपूर्ण तरीके से वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ताकि अगर इसका विवेकपूर्ण तरीके से वितरण हो, सबके पास ये पहुंचेगा, तो ऐसे में समाज में जो होने वाली जो आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है, ये कम होगा, जैसे कि इन्फ्लेशन, जैसे कि पॉवर्टी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी समस्याओं को दूर कर सकेंगे हम लोग। अदरवाइज अगर हम लोग जो संसाधनों का वितरण सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर तो भैया आपका प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो समझ में आया ये वाला पॉइंट, क्या बोलना चाहे हमसे? ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि विवेकपूर्ण एवं समतामूलक वितरण हेतु गवर्नमेंट के द्वारा बजटीय नीति, जनसंख्या नीति, उद्योग नीति और कृषि संबंधी नीति ये सब लाया जाता है ना। इन सभी नीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो विवेकपूर्ण आपको वितरण करना है और समतामूलक यानी कि सभी को बराबर देना है। तो इसके लिए सरकार जो है कोई तो नीति लाएगा ना, तो इसके लिए वो जो है बजटीय नीति लाता है। जैसे बजट में देखते हैं ना कि जो है प्राइमरी सेक्टर को इतना देना है, टर्शरी को इतना देना है, सेकेंडरी को इतना देना है, तो ये आपका फिक्स कर देता है कि सबको आपका, अगर ये नहीं कि अगर हम लोग को भी सरकार रहे, वो अगर प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, सेकेंडरी को बढ़ावा दे रहा है, टर्शरी को देवे नहीं कर रहा है, तो दिक्कत है ना। तो इसलिए हम लोग बजटीय नीति का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो है वो संसाधनों का जो उत्पादन के जो साधन है इसका विवेकपूर्ण और समतामूलक वितरण होगा। समतामूलक यानी कि बराबर होगा। इसके लिए हम लोग बजटीय नीति का प्रयोग करते हैं, जनसंख्या नीति बनाते हैं, उद्योग नीति बनाते हैं, यानी इंडस्ट्रियल जो है पॉलिसी बनाते हैं। इसके तहत हम लोग देखते हैं कि कौन कौन उद्योग के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट जो स्कीम, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। बड़े बड़े उद्योगों को कम ध्यान देंगे, छोटे उद्योगों को ज़्यादा देंगे, क्योंकि वहाँ पर रोजगार सृजन होने की जो है वो संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कृषि संबंधित नीतियों का प्रयोग करेगा। तो इन सभी नीतियों के माध्यम से जो है वो आपका उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण और समतामूलक जो है वो वितरण करता है। कौन? तो गवर्नमेंट। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं इसमें साथ ही साथ जो है इसमें ये भी बताया जाता है कि साथ ही साथ जो है वो अल्प जो है आप विकसित क्षेत्रों में सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करती है। यानी कि जो क्षेत्र आपका विकसित नहीं किया हुआ है, तो साथ ही साथ जो है वो आपका आप विकसित क्षेत्रों में सामाजिक और जो आर्थिक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको उसका वो डेवलपमेंट करती है और उत्पादन के साधनों के वितरण को सुनिश्चित करती है ना। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपका जो है प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपका मूलभूत जो है यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेलवे नहीं है आपका, तो रोड नहीं है आपका इसके अलावा स्टोरेज का सुविधा नहीं है कृषि में, इसके अलावा आपका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं है। तो ये सब सुविधा है जो फंडामेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो पूरा करने का प्रयास करेगी, ठीक ना। हम लोग ये भी जानते हैं कि सरकार जो है बहुत सारा सिद्धांत यानी कि पॉलिसी का यूज़ करता है। जैसे कि अभी आपको बताया है, एक पॉलिसी है आपका ट्रिकल थ्योरी। तो ट्रिकल थ्योरी यानी कि टपकन सिद्धांत, तो एक आपका टपकन सिद्धांत यानी कि ट्रिकल थ्योरी को भी इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि आपका जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति के अंतर्गत हम लोग जो है वो क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर ध्यान देते हैं। यानी कि बड़े बड़े ये जो स्कीम, बड़े बड़े जो उद्योग है, इसके स्थान पर हम लोग क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ट्रिकल थ्योरी यानी कि टपकन सिद्धांत के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं। इन सभी का जो डेवलप किया जा रहा है ताकि स्टेट जो है वो आपके उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण और आपका समतामूलक तरीके से उसका वितरण कर सके। इसके अलावा हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट जो है उत्पादन के साधनों का जो है वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा भी करता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देगा, रोड बना देगा, रेलवे बना देगा, आपका फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंधन कर देगा, आपका सिंचाई का सुविधा देगा, नहर बना देगा, तालाब बना देगा, ये सभी का हम लोग व्यवस्था कर देगा। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग 2 ठो पढ़ लिए हैं। पहला हम लोग पढ़े कि आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व। दूसरा पढ़े कि उत्पादन के साधनों के वितरण में भी लोकवित्त का महत्व।
तो उत्पादन के साधनों का वितरण सही तरीके से होना चाहिए, इसके लिए लोक वित्त महत्वपूर्ण है। तो ये भी हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग जो है वो थर्ड नंबर देखते हैं, और थर्ड नंबर है आपका आर्थिक स्थिरता में लोक वित्त का महत्व। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता में लोक वित्त का महत्व तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। तो ये आपका है, इसमें देख लीजिए आप, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है सो देख लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लोक वित्त का प्रयोग करके फिस्कल पॉलिसी के द्वारा करता है। तो गवर्नमेंट जो है वो आपका लोक वित्त का महत्व नहीं, लोक वित्त का जो प्रयोग है किसके द्वारा करता है, तो वो जो है आपका लोक वित्त का जो महत्व है वो आपका राजकोषीय नीति के अंतर्गत किया जाता है। तो राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है। तो गवर्नमेंट लोक वित्त का प्रयोग फिस्कल पॉलिसी के द्वारा करता है, और यानी कि नियंत्रण करता है, और इससे ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक अप डाउन और आर्थिक स्थिरता तीनों को कंट्रोल करता है। सिंपल सी बात बोले हैं क्या, वो देख लीजिए। सरकार के द्वारा लोक वित्त के अंतर्गत एक प्रभावी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। तो सरकार जो है वो लोक वित्त के अंतर्गत एक प्रभावी राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है, और उस राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है, देखिए सरकार लोक वित्त को पूरा करने के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा, और राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग व्यापार चक्र को कंट्रोल करते हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हैं, और आपका आर्थिक जो अस्थिरता होती है यानी कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का जो कंडीशन है उसको भी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो ये बताया गया है कि सरकार के द्वारा लोक वित्त के अंतर्गत एक प्रभावी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यापार चक्र यानी कि आपका जो है वो ट्रेड साइकिल, आर्थिक उतार चढ़ाव और आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है गवर्नमेंट। ये हम लोग समझ गए, ये तीनों चीज़ देख लीजिए आप। पहले हम लोग देखते हैं व्यापार चक्र क्या होता है, वो देख लीजिए। ये है आपका व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र में देखिए आप, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कभी व्यापार में आपका उछाल होगा, कभी व्यापार में सुस्ती होगा, कभी व्यापार में मंदी या महामंदी आएगा, फिर व्यापार में सुधार होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर आपको पता है कि अभी हम कोई भी व्यापार करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस पहले इकोनॉमिक बूम में जाएगा यानी कि आर्थिक उछाल में जाएगा, फिर कुछ समय के बाद वो इकोनॉमिक स्लो डाउन में चला जाएगा यानी कि आर्थिक सुस्ती में चला जाएगा, फिर वो आपका रिसेशन में जाएगा यानी कि मंदी में जाएगा, फिर वो डिप्रेशन में जाएगा यानी कि महामंदी में जाएगा। तो मंदी महामंदी में जाएगा, फिर उसके बाद वो इकोनॉमिक रिकवरी में जाएगा यानी कि आर्थिक सुधार में जाएगा। तो अगर ऐसा कोई कभी प्रॉब्लम आएगा, तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो है वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, नहीं चाहेगा। कि कभी भैया आपका इकोनॉमिक बूम हो रहा है, कभी आपका स्लो डाउन हो रहा है, कभी आपका रिसेशन हो रहा है, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी आपका रिकवरी होगा। ये आपका व्यापार चक्र है, ट्रेड साइकिल है। तो ऐसे में कौन इन्वेस्ट करेगा? तो सिंपल सी बात है कि कभी बूम तो कभी रिसेशन हो रहा है, तो कभी स्लो डाउन हो रहा है, तो कभी रिकवरी हो रहा है। तो ये चक्र चलता रहता है हमेशा लगातार। तो ये सही नहीं है, बिकॉज ऐसे में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। बिकॉज ऐसे में मन में हमेशा डर रहता है कि आज बूम पे है तो 6 महीने के बाद मंदी आएगा। देन गवर्नमेंट अपने नीति के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास करता भी है। तो समझ में आया पहला चीज़, व्यापार चक्र वाला, ठीक ना। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग जैसे बात करते हैं ना आत्मनिर्भर भारत पैकेज का, तो लॉकडाउन के समय में आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया था इंडिया में, ताकि इंडिया में जो रिसेशन यानी कि जो मंदी है वो अगर ये लॉकडाउन में आत्मनिर्भर भारत पैकेज नहीं देता तो उस समय इंडिया में लॉकडाउन के टाइम में मंदी यानी कि रिसेशन आ जाता, और रिसेशन फिर कब आपका महामंदी यानी कि डिप्रेशन में बदल जाता कोई भी आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी दिया था, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है आपका MSME इसको वो जो है MSME के ऊपर इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट, MSME को बहुत बढ़ाया था। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर जो MSME बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो है वो डायरेक्ट 15% मतलब कि 3.25 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट। और ये इसलिए किया था ताकि आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि सब रोजगार जो है वो बढ़ाया जा सके। और सब रोजगार हम लोग जानते हैं कि सब रोजगार आपका क्या होता है, यानी कि जो इंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, इन सभी को जो है वो हम लोग स्वरोजगार कहते हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो लॉकडाउन के टाइम में भारत में सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो है वो दिया गया था, ताकि भारत में कभी भी जो है वो रिसेशन यानी कि मंदी नहीं आए। मंदी रिसेशन आएगा तो आपका महामंदी यानी कि डिप्रेशन आएगा ही आएगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, भारत का इकोनॉमी पीछे हो जाएगा। ऐसे में जो गवर्नमेंट जो है वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया, साथ ही साथ आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि MSME के ऊपर वो इन्वेस्ट भी किया, और MSME में जो है वो डायरेक्ट 15% वो वृद्धि किया। 3.25 लाख करोड़ का यहाँ पे निवेश किया था, 3.25 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया था, ताकि जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे तो आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं
इकोनॉमिक जो है अप डाउन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी बताया ना कि एक आपका ट्रेड साइकिल, एक आपका इकोनॉमिक अप डाउन, इसको भी पूरा करता है। और एक चीज़ और हम लोग बताए हैं, इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं वो देख लीजिए आप, एक चीज़ और है आपका, और एक आपका है आर्थिक स्थिरता। तो इन तीनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ये आपको समझ में आया, ऊपर वाला ट्रेड साइकिल समझ में आ गया। अब हम लोग इकोनॉमिक स्लो डाउन देखते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन का दो गो हम लोग देखेंगे मैप, एक आपका पुराने अवधारणा, एक आपका मॉडर्न। तो पहले हम लोग मॉडर्न को देख लेते हैं। ये देख लीजिए ऐसा बनेगा ये मैप, ठीक है ना, ग्राफ बनेगा, ये देख लीजिए ऐसा है। ये ऊपर में गया बूम, फिर नीचे आ रहा स्लो डाउन, फिर नीचे जा रहा है तो ये आपका रिसेशन, फिर आपका डिप्रेशन, फिर सुधार हो रहा तो ये रिकवरी, फिर ऊपर में बूम, फिर ये। तो ये ट्रेड ऐसा 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 चलेगा। यहाँ पे आपका होगा, यहाँ से स्टार्ट चलेगा, यहाँ पे बूम में जाएगा, फिर आपका नीचे आएगा स्लो डाउन में, फिर आपका डिप्रेशन, फिर रिसेशन, फिर आपका रिकवरी, फिर बूम। तो ये आपका प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। यहाँ तो समझ में आ गया है। आगे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो बीच में वाला इलाका है, इसको बोलते हैं हम लोग, यहीं पे जो है औसत आर्थिक समृद्धि दर होगा। क्या होगा? तो ये आपका औसत आर्थिक समृद्धि दर होगा। औसत आर्थिक समृद्धि दर यहाँ पे जो है वो आय, आपूर्ति और ये व्यय मांग को दर्शा रहा है। आय जो है वो आपूर्ति को, और व्यय जो है वो मांग को। देखो, मांग होगा तो लोग खर्चा करेंगे, यानी कि जो है वो व्यय करेंगे, और आपूर्ति, जिसके पास आय होगा तभी ना भैया वो मतलब कि आपूर्ति करेगा। तो आय जो है वो आपका आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, जबकि व्यय जो है वो मांग से जुड़ा हुआ है। ये मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि आय जो है वो आपका आपूर्ति से जुड़ा हुआ है और व्यय जो है वो आपका मांग से जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक अप डाउन यानी कि जो है वो अप डाउन, आर्थिक जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो आपका इकोनॉमिक बूम, फिर रिसेशन, स्लो डाउन, ये वाला जो है ये आपका ट्रेड साइकिल का पुराना अवधारणा है। मतलब ये ट्रेड साइकिल के जैसा ये हम लोग दिखते हैं, ये आपका मॉडर्न वाला है, ठीक है ना, मॉडर्न ग्राफ। ये भी देख लीजिएगा, ये आपका मॉडर्न ग्राफ है। ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग एक और ग्राफ देखते हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ को आप यहाँ पे देख लीजिए हल्का सा। एक ग्राफ यहाँ पे हम नहीं बनाए हैं, उसको आप थोड़ा सा हम कहीं बना देते हैं, उसको आप हल्का सा देख ही लीजिए, ठीक है। एक और ग्राफ है जो हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं, उसको आप थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ अच्छा, वो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, सॉरी, वो ग्राफ ये रहा आपका, ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए, पहला ग्राफ देखे, ट्रेड साइकिल ग्राफ देखे, फिर हम लोग जो आपका इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक जो है आपका अप और डाउन वाला, ये वाला भी हम लोग देखे थे मैप, इकोनॉमिक अप डाउन यानी कि उतार चढ़ाव वाला। फिर हम लोग देखते हैं एक और मैप है आपका आर्थिक स्थिरता वाला मैप। तो ये देख लीजिए, एक पॉइंट याद रखिएगा, इनकम यानी कि आय जो है वो आपका सप्लाई यानी कि आपूर्ति को दर्शाता है, और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो है आपका डिमांड को दर्शाता है, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हम लोग एक और मैप देखते हैं जो कि आपका आर्थिक स्थिरता वाला मैप है। आर्थिक स्थिरता का मैप देख लीजिए, यह आपका मैप रहा, ठीक है ना। ये आपका कोई प्राइस है, यहाँ से कोई गया है, प्राइस गया है यहाँ पे, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है ना। तो आर्थिक स्थिरता यहाँ पे काटा, इसको यहाँ पे गया, प्राइस बढ़ गया आपका, तो आर्थिक स्थिरता अगर आगे काटेगा तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये वाला कंडीशन में जो आपका ये वाला जो कंडीशन है उसको देखिए, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है ना। और अब देखिए एक आपका सप्लाई कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, और ये आपका सप्लाई कर्व है। तो जहाँ पे जिस वाले पॉइंट में डिमांड कर्व और आपका सप्लाई कर्व जहाँ पे कट रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग AD इक्वल टू AS। सिंपल समझिए ना भाई, दिक्कत हो रहा है तो ये और ये तीनों सप्लाई कर्व है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, डिमांड कर्व की बात कीजिएगा तो ये और ये आपका क्या है, तो डिमांड कर्व है, यानी कि ये आपका मांग वक्र है, और ऊपर वाला आपका ऐसे गया है जो सप्लाई वक्र है। डिमांड वक्र ऐसे आएगा, सप्लाई वक्र ऐसे जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट याद रखिएगा। कोई यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, ये आपका प्राइस था, तो ये प्राइस पे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे काटा इसको, फिर नीचे आ गया, प्राइस बढ़ गया, फिर वहाँ पे आगे गया, फिर यहाँ पे काटा, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे आपका ये दोनों मिल रहा है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस वाले क्षेत्र में ये दोनों मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हल्का सा मैप में गलत बताया हुआ, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला याद रखिए, ये वाला, यहाँ तो इस कलर में हम लोग देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसको याद कीजिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जहाँ पे हम ब्लैक कर दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है वहाँ पे आपका मांग वक्र और आपका जो है आपूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काट रहा है। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका
AD इक्वल टू एस है, ये वाला है, ठीक ना। तो ये वाला जो है आपका AD इक्वल टू एस है। AD मतलब एग्रीगेट डिमांड और एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर होगा। फिर यहाँ पे बढ़ गया प्राइस तो आपका इन्फ्लेशन हो गया, तो ये अबर जो आगे चल गया, तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे काटेगा कौन, तो AD इक्वल टू अब यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो है वो अबर प्राइस बढ़ गया, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। तो इस वाले एरिया में आपका याद रखिएगा ऐसे है, ऐसे है, ये आपका 3 ठो मांग वक्र है ऐसे ऐसे, फिर ये आपका जो है वो सप्लाई वक्र है ऐसे ऐसे, फिर जिस पॉइंट पे ये जो है वो काटेगा इससे, तो इस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे उसको AD इक्वल टू एस। जब आप ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना वहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे ये ऐसे ही बताया गया, तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे मांग वक्र और आपका जो है आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे उसको, ये वाला पॉइंट, ये वाला है आपका AD इक्वल टू एस, ये है, ठीक ना, AD इक्वल टू एस ये है, यानी कि समग्र मांग यहाँ पे समग्र आपूर्ति के बराबर होगा। जहाँ पे समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होगा वो वाला कंडीशन बढ़िया है, कि ये जो है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला है कंडीशन, यानी कि समग्र जो है मतलब कि ये आर्थिक स्थिरता का कंडीशन है, यहाँ पे जितना मांग होगा उतना आपूर्ति भी हो रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो क्या हो जा रहा है, प्राइस बढ़ा तो आपका जो है वो आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगा और आपका मांग कम हो जाएगा, तो फिर वो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो उसको बोलते हैं आर्थिक स्थिरता, यहाँ पे जो है वो मांग भी बराबर, जितना मांग होगा उतना ही सप्लाई होगा, वो बढ़िया कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है वो आपका प्राइस बढ़ा देन सप्लाई कम हो गया, जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे ही आपका सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा होगा देन आपका राइट डाउनवर्ड ये शिफ्ट होता है, और अगर सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो ये आपका जो है वो लेफ्ट जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। तो लेफ्ट और राइट डाउनवर्ड या अपवर्ड कब शिफ्ट होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम जो है वो बता चुके हैं आपको पहले ही, तो वहाँ से इसको रिलेट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आपको, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो है आपका जहाँ पे AD इक्वल टू एस होगा उसको बोलते हैं आर्थिक स्थिरता, ठीक है ना। और जैसे प्राइस आपका बढ़ेगा यानी कि इन्फ्लेशन होगा, तो दिन ऐसे जैसे आपका प्राइस बढ़ा तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखिए, अगर सप्लाई भी बढ़ा दिए मीन्स राइट, अगर डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया ऐसे में, तो अगर सप्लाई भी बढ़ा देंगे तो आपका जो है वो मतलब कि राइट डाउनवर्ड हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, और अगर आपका अगर प्राइस सेम रहा तो जो है वो हम लोग सब, सॉरी हटा दियो, इसको हटा दो यार, बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, पॉइंट है ये। आप ना आर्थिक स्थिरता वाला थोड़ा सा नोट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो हम लोग बता रहे हैं। सो यहाँ पे केवल इसको एक ये हल्का सा मैप में हल्का सा कन्फ्यूजन है, मेरे को भी हल्का सा हो रहा है कन्फ्यूजन, तो मैप आप थोड़ा सा बाद में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए, इसको नोट से पढ़ना, ओके, तो इसको नोट से पढ़ना है, इसको नोट्स में हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये केवल इसको आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए अभी, आर्थिक स्थिरता को। अब तीनों का हम लोग बारे में हल्का हल्का जान लिया, अब हम लोग इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लोकवित्त के प्रयोग करके, लोकवित्त का जो है लोकवित्त के अंतर्गत क्या करता है, तो गवर्नमेंट सरकार जो है वो लोकवित्त के अंतर्गत एक प्रभावी राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है, और उसके तहत जो है व्यापार चक्र, आर्थिक उतार चढ़ाव और जो है आर्थिक अस्थिरता इसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। सरकार के द्वारा जहां एक और लोक व्यय के माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि किया जाता है और समग्र आपूर्ति में जो है वो वृद्धि किया जाता है। कहने का अर्थ यहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ एक और जो है वो गवर्नमेंट क्या करता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में वृद्धि करके जो है समग्र आपूर्ति में भी वृद्धि किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकार जो है वो रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि करता है। तो एक तरफ गवर्नमेंट जो है लोगों के मतलब कि लोगों को काम दे रहा है तो लोगों के पास पैसा जाएगा, अब पैसा जाएगा तो दूसरी तरफ क्या कर रहा है सरकार जो है वो आपूर्ति को भी बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो सिंपल से वही बात है कि सरकार एक तरफ तो जो है वो समग्र आपूर्ति को बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक कर रहा है तो आपूर्ति ज़्यादा होगा, अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपूर्ति ज़्यादा होगा, ये एक तरफ काम कर रहा है सरकार। दूसरी तरफ सरकार जो है रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों के पास आय भी बढ़ा दे रहा है। अब लोगों के पास आय भी मिल जा रहा है, मतलब नौकरी मिल जा रहा है, आपका रोजगार बढ़ा रहा है सरकार ना, तो आपको इनकम हो जाएगा, आय मिलेगा आपको, आय में भी वृद्धि होगी। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रहा है उत्पादन में भी वृद्धि करके गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, तो आपका जो है वो आपूर्ति भी ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या करेगा गवर्नमेंट, ताकि आपके जो है आर्थिक स्थिरता वो सुनिश्चित कर सके, सिंपल सी बात समझिए।
कि जब गवर्नमेंट को लगेगा कि भैया सरकार जो है मतलब ये मार्केट में मांग नहीं है तो क्यों नहीं है, तो सरकार देखेगा कि पास भैया लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हमको लोगों को पैसा भी देना है, साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट में उत्पादन भी नहीं हो रहा है तो उत्पादन भी करना है। तो सरकार दोनों काम करेगा। एक तरफ वो उत्पादन को बढ़ा देगा, यानी कि वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन को वृद्धि कर देगा, उसको बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को वो सरकार जो है वो बढ़ा देगा, और आपका जो है समग्र जो आपूर्ति है इसमें वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद दूसरी तरफ सरकार क्या करेगा, लोगों के रोजगार में वृद्धि कर देगा, रोजगार देगा, तो रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों के आय में भी वृद्धि कर देगा। तब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, फिर लोग मांग करेंगे, उधर से आपूर्ति भी हो रहा है, तो ये आपका आर्थिक स्थिरता को गवर्नमेंट सुनिश्चित कर देता है। ठीक है ना। आगे देखो, जनरली इसका मापन जो है वो पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम, फिर जीडीपी में वृद्धि, फिर रोजगार सृजन दर, फिर आपका जीडीपी टैक्स रेशियो, फिर जीडीपी आपका ये है, इस सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो क्या क्या बोला जा रहा है। तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि जो भी आपका आर्थिक जो स्थिरता है, तो आर्थिक स्थिरता को हम लोग कैसे माप रहे हैं कि हमारे समाज में आर्थिक स्थिरता है यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कंडीशन है हमारे अर्थव्यवस्था में, तो उसके मापने के लिए हम लोग जो है वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो इसके माध्यम से हम लोग आर्थिक स्थिरता को मापते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो जीडीपी में वृद्धि को देखते हैं कि जीडीपी में अगर वृद्धि हो रहा है हमारे जीडीपी में, तो उससे भी हम लोग का जो है वो आर्थिक स्थिरता हम लोग को पता चलता है। ठीक है, ये दो हो गया है। इसके अलावा जो देखेंगे हम लोग कि रोजगार सृजन दर को हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास नौकरी मिल रहा है, रोजगार सृजन हो रहा है, तो इससे आपका क्या होगा, आर्थिक स्थिरता का कंडीशन बनता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जीडीपी टैक्स रेशियो, तो जीडीपी टैक्स रेशियो के माध्यम से भी देखते हैं, और आपका कहीं के भी लिखा हुआ है आपका जीडीपी टैक्स रेशियो हम लोग देख लिए हैं, और ये जीडीपी DEPP क्या लिखा हुआ है, ये इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको हटाइए, इसको ये हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए। तो समानता इतना याद रखिए कि आर्थिक स्थिरता का जो मापन है, आर्थिक स्थिरता का मापन पीसीआई पर कैपिटा इनकम के द्वारा, रोजगार सृजन दर के द्वारा, जीडीपी टैक्स रेशियो के द्वारा, जीडीपी में वृद्धि के द्वारा, इन सभी के द्वारा वो हम लोग पता लगाते हैं। तो इन सभी के माध्यम से ही किया जाता है आर्थिक स्थिरता का मापन। आगे देखो, सामान्यतः मंदी के दौरान सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के अंतर्गत पैकेज यानी कि स्टिमुलस पैकेज या फिर बेल आउट पैकेज का भी प्रदान किया जाता है। तो सरकार क्या करता है कि जब भी मंदी का समय आएगा यानी रिसेशन का समय आएगा, तो रिसेशन के टाइम में क्या करता है गवर्नमेंट जो है फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से स्टिमुलस पैकेज या फिर बेल आउट पैकेज का प्रयोग करता है। तो स्टिमुलस पैकेज या फिर जो है आपका बेल आउट पैकेज, इसका प्रयोग करता है कौन, तो गवर्नमेंट करता है। और इसका प्रयोग जो है गवर्नमेंट क्यों करता है, तो हम सभी को पता है, इसका जो प्रयोग गवर्नमेंट जो है वो इसलिए करता है ताकि जो है वो आपका आर्थिक स्थिरता को बनाए रह सके। इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जो है मंदी के समय सरकार जो है राजकोषीय नीति के माध्यम से राहत पैकेज यानी कि जो है वो राहत पैकेज देता है, यानी कि स्टिमुलस पैकेज देता है, और आपका बेल आउट पैकेज भी देता है। और स्टिमुलस पैकेज और आपका जो बेल आउट पैकेज है, इसके द्वारा क्या करता है, वो ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी कि व्यापार चक्र को कंट्रोल करता है। दूसरे शब्द में देखा जाए तो दूसरे शब्द में यह कहा जा सकता है कि पब्लिक फाइनेंस का एक अदर पर्पस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना भी है। तो पब्लिक फाइनेंस का यानी कि लोक वित्त का एक, और हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जो आपका लोक वित्त है, इसका लोक वित्त का एक अन्य पर्पस क्या है, तो आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है, ये भी इसका पर्पस है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मंदी आता है तो मंदी के समय सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के अंतर्गत राहत पैकेज दिया जाता है, यानी कि स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है, स्टिमुलस पैकेज या फिर कभी कभी बेल आउट पैकेज भी दिया जाता है। ठीक ना। और उसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो आप व्यापार चक्र है उसको कंट्रोल कर सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोक वित्त का एक अन्य पर्पस यानी कि एक अन्य उद्देश्य जो है वो आपका आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे कि आपका जो कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 महामारी यानी कि जो पेंडेमिक था, उसी के दौरान जो है भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज प्रदान किया गया था। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज प्रदान किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक यानी कि महामारी के दौरान, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है, कि भैया आर्थिक स्थिरता जो है वो अगर बना रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कंडीशन बना रहे, तो फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वाला बना रहे, इसके लिए जो है वो आपका स्टिमुलस पैकेज मतलब कि ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया था, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे एक आप देखिए कीन्स का एक यहाँ पे कथन है, वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू कीन्स,
एक प्रभावी लोक वित्त की नीति प्रभावी मांग यानी डिमांड की स्थिति को सुनिश्चित करने में इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रभावी लोक वित्त की नीति रोजगार सृजन प्लस उत्पादन में वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या बोले हम वो समझिए। कीन्स एक अर्थशास्त्री रहे हैं, तो कीन्स के अनुसार एक जो प्रभावी लोक वित्त होता है, तो एक प्रभावी लोक वित्त की जो नीति है वो आपका प्रभावी मांग यानी कि डिमांड की स्थिति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर आप लोक वित्त का अगर प्रबंधन सही से करते हो, लोक वित्त का अगर आप जो है उपयोग सही ढंग से करते हो, तो आप जो है वो प्रभावी मांग को बना सकते हो, यानी कि मांग आपका बना रहेगा हमेशा समाज में। अगर 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 हम लोग देखते हैं भारत जैसा जो है बड़ा से इतना बड़ा देश है, यहाँ पे जनसंख्या इतना ज़्यादा है, यहाँ पे मांग कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर मार्केट में मांग ही नहीं रहेगा तो आपका जो वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग जानते हैं कि कीन्स के अनुसार बोला जाता है, कीन्स बोलते हैं कि एक प्रभावी लोक वित्त के माध्यम से एक प्रभावी लोक वित्त की नीति जो है वो आपका प्रभावी मांग को स्थिति को सुनिश्चित करता है। यानी कि एक लोक वित्त के माध्यम से प्रभावी लोक वित्त के माध्यम से हम लोग प्रभावी मांग का जो स्थिति है उसको हम लोग हमेशा बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ लोक वित्त का बेहतर तरीके से प्रबंधन से हम लोग क्या होता है कि रोजगार सृजन भी बढ़िया हो सकता है, उत्पादन को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि कीन्स के अनुसार बोला जाता है कि अगर एक प्रभावी लोक वित्त होगा तो प्रभावी लोक वित्त से आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका मांग भी बना रहेगा, मांग भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका रोजगार भी बढ़ेगा। तीनों पॉइंट है। तो कीन्स बोलता है कि एक प्रभावी लोक वित्त के माध्यम से हम लोग उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं, वितरण को भी बढ़ा सकते हैं, मांग को भी बढ़ा सकते हैं या फिर मांग को बेहतर बनाए रख सकते हैं, और हम लोग रोजगार को भी बेहतर बनाए रखेंगे यानी कि उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी आपका कीन्स के अकॉर्डिंग हो गया। आप थोड़ा सा केवल जो आर्थिक स्थिरता वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ग्राफ है आर्थिक स्थिरता वाला, ये थोड़ा सा खाली इसमें कन्फ्यूजन है, ये इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, आर्थिक स्थिरता वाला। तो हम लोग एक मैप का अलग से हम लोग वीडियो ही बना देंगे, ताकि मैप वाला जो है पॉइंट आपको एकदम कंटेस्ट होना चाहिए। मैप वाला तो एकदम एनी हाउ होना चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक्स में बढ़िया कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट याद रहना चाहिए आपको। तो हम क्या बताए हैं कि कीन्स क्या कहता है, कीन्स के अनुसार भी क्या है वो हम लोग पॉइंट जान गए हैं। तो तीन चीज़ अभी आपको बताया गया है कि पहला बताया गया है कि आपका जो है कि वर्तमान समय में लोक वित्त का 4 गो महत्व है। पहला महत्व बता दिए आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोक वित्त का महत्व। दूसरा हम लोग पढ़े उत्पादन के साधनों के वितरण में लोक वित्त का महत्व। और तीसरा पढ़े आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में लोक वित्त का महत्व। आर्थिक स्थिरता से पहले हम लोग जानेंगे व्यापार चक्र को भी कैसे ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम लोग जो देखें आर्थिक उतार चढ़ाव को कैसे कंट्रोल करता है, आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में कैसे लोक वित्त का महत्व है, इन सभी तीनों के बारे में हम लोग पढ़ दिए। तो इन तीनों के बारे में अब आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीनों को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है चौथे तरफ चलते हैं, चौथे नंबर में। और चौथा नंबर थोड़ा सा आपका है, ज़्यादा नहीं है, वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा। तो चौथा क्या है, संसाधनों के वितरण में लोक वित्त का महत्व। तो जो भी संसाधन आपके पास है, संसाधनों का वितरण में लोक वित्त का महत्व। जैसे उत्पादन के साधनों का वितरण में लोक वित्त का महत्व पड़े, तो इसी तरह हम लोग संसाधनों के वितरण में भी लोक वित्त का महत्व है। थोड़ा सा इसको है देख लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि आपका ये देख लीजिए कि पहले हम लोग तो पढ़े थे आय एवं परिसंपत्तियों के वितरण में लोक वित्त का महत्व। इसी तरह हम लोग देखते हैं संसाधनों के वितरण में लोक वित्त का महत्व। तो हम लोग देख रहे हैं संसाधनों के वितरण में भी लोक वित्त का महत्व है, यानी कि संसाधनों का पुनः आवंटन, इसका ये जो है आपका बेहतर तरीके से होना चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का पुनः आवंटन होना चाहिए बेहतर तरीके से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सरकार जो है लोक वित्त के माध्यम से सामाजिक आर्थिक अवसंरचना का विकास करके जो है संसाधनों का जो है फिर से आवंटन करती है, पुनः आवंटन करती है। तो सरकार जो है वो लोक वित्त के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का विकास करती है, और जिसके माध्यम से संसाधनों का पुनः आवंटन करती है सरकार। इसके बाद बताया जा रहा है कि साथ ही साथ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उत्पादन कर देती है, वृद्धि कर देती है। तो साथ ही साथ जो है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में अधिकतम सामाजिक लाभ को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो क्या बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में जो है आपका अधिकतम जो है यानी कि मैक्सिमम सामाजिक जो है लाभ, इस सामाजिक लाभ को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है सरकार। तो सरकार एक तरफ जो है वो लोक वित्त के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक जो है अवसंरचना इसका विकास करके जो है संसाधनों का पुनः आवंटन करने का प्रयास करती है और करती भी है, और एक तरफ आपका गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है, और उससे क्या होता है आपका समाज में जो है मैक्सिमम सामाजिक लाभ जो है उसके जो है वो उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसके अलावा देखिए एक आपका आता है पब्लिक गुड्स और एक आता है आपका पब्लिक सर्विस।
पब्लिक गुड्स क्या है, जैसे कि स्कूल का बिल्डिंग बनाए तो ये आपका पब्लिक गुड्स हो गया। फिर हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाए तो ये आपका पब्लिक गुड्स हो गया। वहीं अगर पब्लिक सर्विस की बात करें तो स्कूल का टीचर आपका पब्लिक सर्विस हो गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, ये सभी जो है वो आपका पब्लिक सर्विस हो गया। तो पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स अलग है, पब्लिक सर्विस अलग है। तो इन सभी के माध्यम से हम लोग जो है वो आपका संसाधनों का जो वितरण वो सही तरीके से करते हैं, संसाधनों का पुनः आवंटन करते हैं। तो आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करके, सामाजिक आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करके जो है वो संसाधनों का पुनः आवंटन करता है सरकार। ठीक है, यहाँ तक देख लिया हम लोग। तो संसाधनों के वितरण में लोकवित्त का जो महत्व है ये वाला भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको जो बताया गया था ना, ये वाला जो पहला पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग देखे थे कि जो लोकवित्त है इसको 3 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला पार्ट में हम लोग प्रकृति, इसका महत्व, इसका प्रभाव, इसका क्षेत्र, इसका विकास, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। लोकवित्त के जो है भारत में लोकवित्त के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। फिर सेकंड ये हम लोग ये वाला जो पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में हम लोग लोक राजस्व पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग करारोपण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक ना। आगे देखिए हम लोग, तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो हम लोग लोकवित्त को 3 भागों में बांट के पढ़े थे, 3 भागों में बांटे थे ना। तो पहला भाग जो है लोकवित्त ये वाला कंप्लीट हो गया है, जिसमें विकास, महत्व, विशेषताएं, प्रभाव, क्षेत्र और हम लोग लोकवित्त का स्रोत के बारे में पढ़ लिए हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग लोक राजस्व स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग डेली पढ़ते चलेंगे, तो आपका जो है ये बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको इसमें घबराना नहीं है किसी भी तरह का, है ना। तो बस आप बने रहिए वीडियो में और देखते चलिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो देखे थे हल्का सा, ये आपका ये था ना आपका, थोड़ा सा इसमें भी हल्का सा देख लीजिए आप, इसमें क्या बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा ज़रा। यहाँ देखिए, लोक राजस्व का विस्तृत रूप है आपका लोक प्राप्तियाँ। तो लोक राजस्व का ही विस्तृत रूप है लोक प्राप्तियाँ, जिसमें हम लोग राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ में शामिल करते हैं। खैर इसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।